हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने बट्स एक्ट का एक सेक्शन मतलब एक धारा मात्र पढ़ी थी, क्योंकि हम एक एक पेज करके कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज दूसरी धारा शुरू करते हैं। तो मात्र छोटी छोटी सी बातें हैं धारा दो में। डेफिनेशन यानी परिभाषाएं दी हुई हैं कुछ कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोलेंगे। अब ऐसी यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित, यानी जिसको केंद्र सरकार शासित करती है। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली आपका आधा केंद्र के अंदर अंतर्गत आता है, उसको आधा जो है वहां की सरकार संभालती है। तो इस प्रकार का केंद्र शासित आपका एरिया है, केंद्र शासित राज्य जिसकी कोई विधायिका ना हो उसको केंद्र सरकार देखेगी, उसके लिए केंद्र सरकार सरकार कहलाएगी। और ये पौंडीचेरी वगैरह के लिए भी, सॉरी, पौंडीचेरी वगैरह के लिए वहां की सरकार, दिल्ली के लिए जो दिल्ली की सरकार है, और अन्य कोई भी राज्य होता है, ये नीचे दिया हुआ है, अन्य किसी भी राज्य के लिए वहां की राज्य सरकार। एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो समुचित सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में, इसका मतलब है बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार, यानी उसमें केंद्र सरकार आएगी। और ये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, उस संघ का राज्य क्षेत्र की सरकार यानी वो वहां की सरकार, दिल्ली संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र, उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार यानी दिल्ली में दिल्ली की, और राज्य में राज्य सरकार की, यानी हर राज्य में जो जो सरकार है उस सरकार की बात कर रहे हैं। यानी जहां पर भी इस एक्ट में बात की जाएगी कि इसका फैसला सरकार लेगी या ये चीज आपको सरकार के पास प्रस्तुत करने है, तो सरकार का मतलब यहाँ पे बता दिया कि आप जहां रह रहे हैं जिस राज्य में, उस राज्य की सरकार में। और अगर आप किसी केंद्र शासित प्रदेश में हैं तो उस केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है वहां पर। कंपनी का अर्थ इसमें यही बता रहा है। जो कंपनीज एक्ट 2013 में उसकी धारा 2 की उपधारा 20 में बताया गया है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। कंपनी का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 का 18वां की धारा 2 के खंड 20 में दिया गया हो, यानी कंपनी की इसमें अलग से कोई परिभाषा नहीं दी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जो अथॉरिटी, जो ये अधिकार अधिकार वगैरह देते हैं जिसको भी, तो वो कौन कहलाएगा। जिस किसी को भी सरकार द्वारा, ये धारा 7 में इसमें अलग से बताया गया है, तो धारा 7 के अंतर्गत सरकार जिस किसी को भी चाहेगी उसको वो अथॉरिटी, उसको वो पावर, उसको वो अधिकार दे सकती है। कौन सी सरकार, अभी हमने ऊपर पढ़ा, राज्य के लिए उसकी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनकी वो वाली सरकार, वो सब कुछ दे सकती हैं। इसी को हिंदी में भी एक बार देख लेंगे यहाँ पर। ये सक्षम प्राधिकारी का अर्थ धारा 7 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण है। अब यहाँ पे डिपॉजिट यानी कि निवेश का क्या अर्थ है। निवेश मतलब कोई ऐसी राशि जो भी रिसीव की गई हो, प्राप्त की गई हो, चाहे वो एडवांस कहकर किसी ने प्राप्त की है, लोन कहकर किसी ने प्राप्त की है, या किसी भी अदर तरीके से वो राशि प्राप्त की गई हो, और जिसने ली है उसने आपको वादा किया है कि कुछ एक समय के बाद वो आपको वापस कर देगा, या जिस भी तरीके से वापस करेगा वो एक पूर्व में किए हुए वचन से बद्ध है। यानी वचन कर दिया लेते समय कि अब इसको देना कैसे है, ये पहले से ही आपका क्लियर है। अब चाहे वो कैश में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। कैश का मतलब जैसे वो आपको पैसे के बदले में पैसा दे रहे हैं, या पैसे के बदले में संपत्ति दे रहे हैं, इसमें काइंड का मतलब होता है संपत्ति, या उससे संबंधित कोई सर्विस दे रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ उस पैसे का आपको देंगे, ऐसा उसने वादा किया, चाहे पैसा देंगे, चाहे कोई सामान देंगे, या कोई सर्विस देंगे। अब चाहे वो आपको ब्याज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। यानी पहले ही आपने किसी को अगर 10,000 दिए, आपने पहले ही वचन ले लिया कि भाई 10 का तुम मेरे को 12,000 दोगे। अगर पहले से ही वचन ले लिया कि 12,000 नहीं, सिर्फ 10 ही वापस लौटाना है, ब्याज व्याज नहीं जोड़ना है, तो वो भी डिपॉजिट कहलाएगा। यानी बस पैसा किसी ने लिया और उसने वादा किया लेते समय कि इस 10,000 को कैसे वो वापस करेगा, किस प्रकार से वापस करेगा, कैश ही देगा या कुछ उसकी जगह अदर चीजें देगा, यानी वो वचनबद्ध हो गया उस पैसे को लौटाने के लिए, तो वो कहलाता है डिपॉजिट। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं है वो देख लेते हैं। जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में
उसकी धारा 5 के अंतर्गत, यानी इस एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत जो भी कंपनियां बताई गई हैं उसमें जो भी शेड्यूल्ड कंपनियां होंगी या कोऑपरेटिव बैंक होगी या कोई भी अन्य बैंकिंग कंपनी होगी, उससे यदि कोई लोन लिया हुआ है तो वो डिपॉजिट के अंतर्गत नहीं आएगा। एक एक करके इन पॉइंटों को हिंदी में भी देखते हुए चलते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हिंदी वाला आ गया। जमा का अर्थ किसी जमाकर्ता द्वारा अग्रिम या ऋण के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त धन की राशि है। समझ रहे हैं आप कि कोई भी राशि आपने प्राप्त की, चाहे वो ऋण के रूप में हो या आपने अग्रिम, आपने वचन दे दिया कि मैं आपको ये दूंगा, ऐसे दूंगा, यानी किसी भी प्रकार से राशि आपने ली, वो जमा है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नगद या वस्तु या रूप में वापस करने का वादा करता है। यानी आपने वादा भी कर दिया कि मैं इस प्रकार से आपको वापस करूंगा। अब इसमें ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में, किसी लाभ के साथ या बिना किसी निर्दिष्ट सेवा के रूप में, यानी कि जरूरी नहीं है कि इसमें अब ब्याज, बोनस, लाभ या कुछ भी आप दे ही दें। ये आपने पहले वचन कर दिया कि इसमें क्या देना है क्या नहीं देना है, अब बस उस वचन के हिसाब से चलेंगे। वचन है ब्याज देने का तो ब्याज देना है, वचन है बोनस देने का तो बोनस देना है, नहीं है तो इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। अब लेकिन इसमें शामिल नहीं है, अब क्या क्या शामिल नहीं है देखिए। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, 1949 का 10, यानी 1949 में जो भी एक्ट आए, अधिनियम आए, उसमें 10वां नंबर था ये। इसकी धारा 5 में परिभाषित अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंकिंग कंपनी से ऋण के रूप में प्राप्त राशि, ये इसमें अंतर्गत नहीं आती। अब आपने, ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आप अगर लोन लेते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं, यानी किसी प्रकार से पैसा आप ऋण के रूप में ले रहे हैं, ऋण तो हो गया आपका लोन, और फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है कोई सहायता, यानी पैसा आपने सहायता के रूप में लिया है। किससे? या तो कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, केंद्र सरकार ने आरबीआई से सलाह मशवरा करके उसको बनाया हो, या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो जो कि इसके धाराओं के अंतर्गत डाली गई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत उसकी धारा 45 आई के क्लॉज एफ के अंतर्गत उसको बनाया गया हो, या तो कोई भी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, उसका भी इसके कोई मतलब नहीं है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें बी नंबर हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व की धारा 45 आई के खंड एफ में परिभाषित किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक या किसी क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान या बीमा कंपनियों के साथ पंजीकृत है। तो सिंपल सा है, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीएससीएल का आरबीआई से तो कोई लेना देना ही नहीं था। हम जिन जिन कंपनियों में बर्ड्स एक्ट का सोच रहे हैं कि ये हमारे काम आएगा, तो फिलहाल के लिए ये जो बी नंबर में बोला गया है उसका आरबीआई से मतलब नहीं है। पीएससीएल सेबी से रजिस्टर्ड हो सकती थी, यानी वो तो सेबी के अंतर्गत आती है क्योंकि उसके उसमें उसने लिया हुआ था, मतलब उसको उसके अंतर्गत लाइसेंस लेना था, लेकिन उसने रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया था। तो इन सब में आरबीआई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस श्रेणी में पीएससीएल या अन्य अदर कंपनियां नहीं आती हैं। तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा आ जाता है कि अगर वो पैसा किसी सरकार द्वारा लिया गया है, यानी कि सरकार ने लिया है, या उस व्यक्ति द्वारा लिया गया है जिसकी पेमेंट करने की गारंटी सरकार ने ली है। कौन सी सरकार? ऊपर हमने देख लिया था सरकार का अर्थ क्या है, तो समझ जाइए कौन सी सरकार। या तो उस अथॉरिटी द्वारा पैसा लिया गया है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। ये है उपयुक्त सरकार से प्राप्त राशि या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई राशि जिसका पुनर्भुगतान उपयुक्त सरकार द्वारा गारंटीकृत है, यानी सरकार देगी उसकी गारंटी है, या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम के तहत गठित वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त कोई राशि। तो इस प्रकार से अगर कोई है तो वो भी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। चौथा देख लेते हैं।
अगर कोई राशि फॉरेन गवर्नमेंट विदेशी सरकार द्वारा ली गई है, फॉरेन या इंटरनेशनल बैंक द्वारा ली गई है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ली गई है, फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा ली गई है, फॉरेन गवर्नमेंट ओन्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो उसी फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर खरीदे गए हैं उन इंस्टीट्यूशंस द्वारा, या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट कोलैबोरेटर्स द्वारा, या फॉरेन बॉडीज कॉरपोरेट द्वारा, फॉरेन सिटीजन्स यानी वहाँ के नागरिकों द्वारा, फॉरेन अथॉरिटीज या पर्सन जो वहाँ पे रह रहा है इंडिया से बाहर, उस व्यक्ति द्वारा लिया गया है, और उसका लेन देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत हुआ है। तो इसमें जो है उसी के रूल्स और रेगुलेशंस लगेंगे, उसमें बट्स एक्ट नहीं लगेगा, उसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की धाराएं लगेंगी। हिंदी में देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, विदेशी सरकारों, विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी सरकार के स्वामित्व वाले विकास वित्तीय संस्थानों, विदेशी निर्यात ऋण सहयोगियों, विदेशी निकायों, कॉरपोरेट, विदेशी नागरिकों, विदेशी अधिकारियों या भारत के बाहर निवास व्यक्ति से प्राप्त राशि के प्रावधानों के अधीन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, जहां भी वो लागू होंगे वहां बट्स एक्ट लागू नहीं होगा। तो इसमें हम लोग का विदेशों का भी कोई मैटर नहीं है। आगे देख लेते हैं। और किसी भी पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनरों द्वारा जो ये कंट्रीब्यूशन लिया जाता है उस कैपिटल में से, वहां पे धनराशि में से जो वहाँ इन्वेस्टमेंट लगा उसमें से, उसमें भी ये कानून लागू नहीं होगा। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ये है किसी साझेदारी फर्म या सीमित देयक भागीदारी के भागीदारों द्वारा पूंजी के लिए योगदान के माध्यम से प्राप्त राशि। तो पीएसीएल में हम पार्टनर नहीं थे, साझेदार नहीं थे हम, तो वहां पर ये लागू ये वाला पॉइंट लागू नहीं होगा, यानी इसमें भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आया अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब किसी व्यक्ति द्वारा उसके रिश्तेदारों से लोन लिया जाना, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता है, या किसी फर्म द्वारा लोन लिया जाना अपने पार्टनर के रिश्तेदार से, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये देख लेते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपने रिश्तेदारों से ऋण के माध्यम से प्राप्त राशि, वो नहीं आएगी, या किसी फर्म द्वारा अपने किसी भागीदार के रिश्तेदार से ऋण के माध्यम से प्राप्त राशि, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। इसके आगे ये देख लेते हैं। अगर कोई अपनी संपत्ति, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, बेच रहा है, तो जो उसमें कोई उधार करवा देता है कि मैं थोड़े समय बाद आपको दे दूंगा, वो बट्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें हिंदी में देख लेते हैं। किसी संपत्ति, चाहे चल या अचल, की बिक्री पर विक्रेता से क्रेता द्वारा क्रेडिट के रूप में प्राप्त राशि, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लिया गया पैसा, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, उसी को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, हिंदी में पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। वो कंपनी, उसका पैसा लेना भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। प्लस ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरबीआई से, धारा 3 के अंतर्गत। एक्ट का नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये हिंदी में देखेंगे तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा प्राप्त राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत पंजीकृत है। तो चलिए साथियों, ये हमने देखा आज इतने पॉइंट। बाकी के पॉइंट अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, परिभाषा ही है, लेकिन अब जब इसको पूरा करना ही है, 20 पेज का मात्र एक्ट है, तो पूरे 20 वीडियो में इसको कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ समझ में आ जाएगा पीएसीएल का मामला इसमें आना है या नहीं आना है। पर आपको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है ये बोलकर कि बट्स एक्ट के अंतर्गत पीएसीएल का मामला आएगा। तो हम आज भी आपको लिखित में भी दे सकते हैं कि ये मामला बट्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चल रहा है। अब इसकी लोकल में कहीं कोई कार्यवाही हो ही नहीं सकती बट्स एक्ट की। बट्स एक्ट क्या, इस दुनिया के किसी भी अदर एक्ट के अंतर्गत पीएसीएल का मामला नहीं जा सकता।
या 2019 के पहले जो मैटर चालू हो गए, कोर्ट वोट चले गए, छोटे किसी निचली अदालत में भी अगर चले गए, तो भी वो मामले बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।